हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क एस कोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का वीडियो पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। सो अभी तक हमने इस चैप्टर में टोटल जो है आप सबको 3 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं। सो आपने अगर उन्हें नहीं देखा सो आप उन्हें जरूर देख लेना। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर हमारा है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर काफी सुधार ले आने वाला है चैप्टर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन कहेंगे, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग, काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो है आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के भी, जैसे कि आपका टैट का या रीट का एग्जाम हो गया या सीईटी एग्जाम हो गया या अदर जो है पीएससी के एग्जाम जो होते हैं जिसके अंदर साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूछा जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का एजेंडा सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। राइट, सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं अभिवृत्ति परिवर्तन। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम लोग का जो एटीट्यूड होता है उसके अंदर हम बदलाव कैसे ले आ सकते हैं, और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब इसके प्रोसेस क्या होंगे कि जिसके बेसिस पे हम अपने अभिवृत्ति में या अपने जो एटीट्यूड में परिवर्तन ले आएंगे। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो टॉपिक होगा वो है फ्रिट्ज हाइडर का एक बैलेंस थ्योरी, जिसे हम संतुलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, पीओएक्स संतुलन सिद्धांत या फ्रिट्ज हाइडर पीओएक्स बैलेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आप सब के लिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे और इसको डिटेल में देखते हैं। आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स आप सबको बता दूं कि हमारा आप सबका जो है साइकोलॉजी जो है -notes.in की एक वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आप सबके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आप पढ़े, अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें। ठीक है, और एक मेरा आप सबके लिए सजेशन है, अगर आप नहीं जानते तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते ही होंगे कि प्लेलिस्ट में जाने का तरीका क्या है। प्लेलिस्ट में हमेशा वीडियो को प्लेलिस्ट के थ्रू देखा करो। उससे होता क्या है कि चैप्टर वाइज की सभी वीडियोस एक अलाइनमेंट में आपको मिलती हैं। एक एक वीडियो को आप 1 बाय 1 देखते हैं तो उससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आगे से बढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। सो हम देखते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है स्टूडेंट्स, हमारा जो एटीट्यूड होता है या हमारी जो अभिवृत्ति होती है जब बन जाती है, जिस भी तरह से बनती है, चाहे बहुत पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है या एक मॉडरेट है, तो उसके अंदर परिवर्तन किस तरह से लाया जाए। राइट, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से आता है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किस बेसिस पे वो काम करता है या किन स्थितियों में, परिस्थितियों में हमारे एटीट्यूड के अंदर परिमार्जन या बदलाव आता है, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप सबको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप सबको नहीं पता तो मैं एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहा हूं। सो ये एनसीईआरटी बेस्ड पे जो सिलेबस है मैं उसी को फॉलो करके चल रहा हूं। सो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं। आपको पता है एनसीईआरटी हर जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट, किसी भी एग्जाम के लिए। सो यहाँ कहा जा रहा है कि अभिवृत्ति निर्माण के दौरान, इस प्रक्रिया के बाद भी, मतलब जब हमारी अभिवृत्ति जो बनती है, हमारा एटीट्यूड जो बन जाता है, उस प्रक्रिया के बाद भी विभिन्न प्रकार के प्रभावों के द्वारा, बिकॉज हमारे जीवन में कुछ न कुछ जो है प्रभाव, हम लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित होते रहते हैं, तो उस प्रभाव के द्वारा हमारे अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा एटीट्यूड जो बन चुका है वो एकदम रिजिड है, मतलब स्थायी हो चुका है, वो बदलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कुछ अभिवृत्तियां अन्य की तुलना में अधिक परिवर्तित होती हैं। फिर यहाँ ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, कुछ हमारी अभिवृत्तियां ऐसी होती है, कुछ एटीट्यूड हमारे ऐसे होते हैं जो दूसरों की तुलना में मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी से परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे उन अभिवृत्तियों की तुलना में जो मजबूती से स्थापित हो चुकी हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर कुछ अभिवृत्तियां ऐसी होती हैं, कुछ एटीट्यूड हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही मजबूती से पकड़े या जकड़े होते हैं, जिसको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ अभिवृत्तियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बदली जा सकती हैं और व्यक्ति के मूल्यों का अंग बन चुकी है, मतलब ऐसी अभिवृत्तियां जो स्थायी हो गई हैं। कहने का मतलब उनको भी बदल सकते हैं, या जो पूरी तरह से स्थायी नहीं है हम उनको इजीली बदल सकते हैं। ऐसी अभिवृत्तियों में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है जो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है या निर्माण के क्रम में है। मतलब कुछ अभिवृत्तियां जो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में चल रही हैं, अस्थायी रूप से एकदम पूरी तरह से बधी नहीं हुई है या सेट नहीं हुई है, या आपका एटीट्यूड पूरी तरह से जमा नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि उसको भी हम बदल सकते हैं। और कुछ बहुत हद तक मत के रूप में है। ठीक है, मत का मतलब एक बस कहने का मतलब एक अभी एक आपके दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपका ऐसा मत है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक है, ठीक है, और आपका मत है ना।
एक स्टेटमेंट है मतलब, लेकिन वो अभी आपका एटीट्यूड नहीं बना है। कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। कह रहे हैं व्यवहारिक दृष्टि से लोगों में आवृत्तियों में परिवर्तन लाना सामुदायिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादकों या विज्ञापनकर्ताओं एवं अन्य लोगों के लिए रुचि का विषय होता है। ओके, कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो हमारे आवृत्तियों का परिवर्तन जो होता है, जो हमारे एटीट्यूड बदलते हैं, उसको बदलने में कौन कौन सहायक होता है। कई बार होते हैं सामुदायिक नेता जो होते हैं, वो हमारे मतलब जो हमारी आवृत्ति होती है उसको बदलते हैं, हमारे नजरियों को बदल देते हैं, राइट। या राजनीतिज्ञ हो गए, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादक लोग हो गए, उनसे हमारा, या विज्ञापन करता, जैसे कि हम लोग एड्स वगैरह कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं से अपने एटीट्यूड को बना लेते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है ना। तो इस तरह से हमारे एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन आता रहता है। कह रहे जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि आवृत्तियों का परिवर्तन कैसे होता है, इन परिवर्तनों के लिए कौन सी दशाएं उत्तरदायी होती हैं, हमें सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है स्टूडेंट्स की हमारी जो अभिवृत्तियां हैं बेसिकली किस तरह से परिवर्तित होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी रीजन को हम यहाँ पर सबसे पहले जान लें, है ना। तो ज्यादा बेटर होगा इस चीज को अच्छे से समझना। तब तक आवृत्तियों में परिवर्तन लाने संबंधी उपाय करना संभव नहीं होगा। तो मतलब हम उसको सबसे पहले यहाँ पर समझ लें, उसके बेसिस पे हमें हमारी आवृत्तियों में परिवर्तन लाने में शायद थोड़ा इजी होगा, हम इसलिए परिवर्तित कर पाएंगे। तो यहाँ आपकी अगली जो हेडिंग आती है बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब इसका भी कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ प्रोसेस होता है हमारे जो अभिवृत्ति होती है उसके अंदर बदलाव लाने के लिए। सो यहाँ दोस्तों आप सबको अपनी आवृत्ति के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को मतलब लाने के लिए कुछ सिद्धांत या कुछ ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिसका उल्लेख मिलेगा। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे फ्रिट्ज हाइडर के नाम से जाना गया। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि आवृत्ति परिवर्तन में निहित कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली 3 प्रमुख संप्रतियों का उल्लेख हमें मिल रहा है। तो हमें 3 प्रमुख संप्रतियों का उल्लेख मिलेगा। संप्रत्य का मतलब होता है धारणा या कंसेप्ट होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पर एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सो फ्रिट्ज हाइडर की जो थ्योरी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे बैलेंस थ्योरी के नाम से या POX त्रिकोण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप लेट्स से कि CET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी CET एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, या जो है आप टैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या REET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या सिमिलर कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं, या जितने भी आपके स्टेट बोर्ड के जो स्टेट्स के जो आपके जो PSC होते हैं, जैसे MPPSC हो गया, UPPSC हो गया, राइट, जितने भी PSCs के एग्जाम होते हैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये थ्योरी, जिसे हम फ्रिट्ज हाइडर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सो फ्रिट्ज हाइडर एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है। बता रहे हैं कि फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन, जिसे बैलेंस थ्योरी के नाम से जाना है, कह रहे हैं कि संतुलन का संप्रत्यय, मतलब उनकी ये जो है उन्हीं का संप्रत्यय है, उन्हीं की धारणा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बेसिकली डेवलप की गई है। कह रहा है जिसमें कभी कभी POX त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इस थ्योरी को हम POX सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या POX त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं इसको हैं। अब यहाँ पर POX का मतलब क्या होगा, ये तीनों ही इंग्लिश अल्फाबेट्स POX लिए गए हैं। P बेसिकली स्टैंड करता है पर्सन के लिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जिसे हम 3 घटक कहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आवृत्तियों के 3 घटकों या पक्षों को निरूपित करता है बेसिकली POX। ओके, जिसमें P वह व्यक्ति है जिसकी आवृत्ति का अध्ययन किया जाना है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति की आवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो भी वो व्यक्ति होगा, वो पर्सन जो होगा, उसे P कहा जाएगा। ओके, O दूसरा व्यक्ति है, O क्या होगा, दूसरा O का मतलब अदर हो गया, राइट, दूसरा व्यक्ति है जो उसी त्रिकोण के अंतर है, तो O आपका दूसरा व्यक्ति हो गया। X क्या होगा, कोई विषय वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। सो X को बताया गया, मतलब ये 3 लोग बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज यहाँ त्रिकोण बनता है। एक आपका P होगा, एक P हो गया, एक O हो गया, एक X हो गया। P वो पर्सन जिसका आप साइकोलॉजी, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जिसका आप एटीट्यूड देख रहे हो। O कोई व्यक्ति है, और X कोई विषय वस्तु हो गया, कोई पर्सन भी हो सकता है बेसिकली। यहाँ पर जैसा कि आगे बता भी रहे हैं, जिसमें जिसके प्रति आवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, मतलब जिस कारण या जिस विषय वस्तु को लेकर के आप आवृत्ति अध्ययन कर रहे हैं, वो बेसिकली X होगा। यह भी संभव है कि ये तीनों व्यक्ति ही हो, मतलब ऐसा भी माना जा रहा है कि तीनों व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसमें 2 तो ऑलरेडी व्यक्ति हैं, राइट, ये X भी कोई व्यक्ति हो सकता है। आगे बता रहे हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल बात यह है कि यदि PO आवृत्ति, देखो PO यहाँ एक पेयरिंग कर दिया, कह रहे हैं कि PO जो आवृत्ति है या OX आवृत्ति जो है, यहाँ पर OX एक पेयर कर दिया,
ठीक है, मतलब ऐसे पेयर कर रहे हैं, पीओ ऐसे कर दिया, फिर ओ एक्स मतलब पीओ कर दिया, फिर पी एक्स कर दिया, फिर ओ एक्स कर दिया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ओ एक्स आवृत्ति या पी एक्स आवृत्ति के बीच में एक असंतुलन की अवस्था होती है। मतलब यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कि पीओ या पी एक्स फिर ओ एक्स के बीच में अगर इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो आवृत्ति में परिवर्तन होता है। मतलब तब जो है आपके जो एटीट्यूड है या आपकी आवृत्ति है उसके अंदर परिवर्तन तब होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि असंतुलन तार्किक रूप से असुविधाजनक होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप असंतुलन की अवस्था में आते हैं तो उस समय पर आप अपने अंदर संतुलन लाने की प्रयास में रहेंगे, आप संतुलन लाना चाहेंगे। लेट्स से कि अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं जहां पर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं, आप संतुलित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? आपका दिमाग सीधी बात यही कहेगा कि आपको किसी भी तरह से संतुलन या बैलेंस कंडीशन में लाना है अपने आप को। वही ठीक यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तीन ऐसी त्रिकोण आपके अंदर बनेगा जहां पर तीन, एक विषय वस्तु हो गया, एक आप हो गए, एक कोई व्यक्ति हो गया, और उसके बीच में कुछ इस तरह से पेयरिंग बन जाएगी कि आपका वहां पर असंतुलन बन रहा है। जब असंतुलन बनेगा तो आप अपने आप को संतुलन की अवस्था में लेके जाने की कोशिश करोगे, राइट। अब वो कैसे लेके जाओगे? जब लेके जाओगे उसी लेके जाने के दौरान में आपके आवृत्ति के अंदर या आपके एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अतः आवृत्ति में संतुलन की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप असंतुलित महसूस करेंगे या जब असंतुलन की अवस्था में आएंगे तो संतुलन की अवस्था की तरफ आप ऑब्वियसली मूव करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कब संतुलन होगा, अब कब असंतुलन होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सबको पता होना चाहिए। कह रहे हैं स्टूडेंट्स की असंतुलन तब पाया जाता है जब पी ओ एक्स, मतलब जो पी होगा, ओ होगा और एक्स होगा, इन तीनों के अंदर बेसिकली जो त्रिकोण यहाँ पर बनता है पी ओ एक्स का, एक ट्रायंगल जो बनता है, कह रहे हैं तीनों भुजाएं नकारात्मक होती हैं। कह रहे हैं जब तीनों भुजाएं क्या हो, नकारात्मक है, मतलब असंतुलन तब होगा जब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव कहने का मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पी भी नापसंद करता है, ओ भी और एक्स भी, तो ये क्या होगा, असंतुलन होगा। और ये सेकेंड हो गया क्या, तो ये फर्स्ट तरीका हो गया असंतुलन बनाने का। दूसरा बता रहे हैं कि दो भुजाएं सकारात्मक हो, एक भुजा नकारात्मक हो, मतलब असंतुलन तब भी हो सकता है जब दो भुजाएं क्या है, पॉजिटिव हैं और एक भुजा नेगेटिव है। मतलब दो आपके हो गए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इस अवस्था में भी नेगेटिव मतलब असंतुलन तब भी पाया जा सकता है। मतलब कोई भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि मैंने ये पॉजिटिव बोला, मैंने पी पॉजिटिव बोला, ओ पॉजिटिव बोला, एक्स नेगेटिव बोला, तभी ऐसा होगा। एक्स पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव हो सकता है या पी भी नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो आपने दो तरीके देख लिए जिस अवस्था में असंतुलन होता है। अब हम यहाँ पर संतुलन को भी देख लेते हैं। कह रहे हैं संतुलन तब पाया जाता है जब तीनों भुजाएं सकारात्मक हो, मतलब पी ओ एक्स तीनों ही कहाँ पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, ओ भी पॉजिटिव, राइट, पी भी पॉजिटिव, ओ भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव हो यहाँ पर, राइट। तब यहाँ पर संतुलन होगा। या तो क्या हो कि यहाँ कह रहे हैं कि दो भुजाएं नकारात्मक और एक भुजा सकारात्मक हो, या तो ऐसा हो कि दो भुजाएं नकारात्मक हो, राइट, एक सकारात्मक हो और दो नेगेटिव हो, मतलब दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब भी आपका संतुलन होगा। तो संतुलन की अवस्था आपने समझ लिया, तीनों ही पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब आपका संतुलन होगा। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से जल्दी से समझ लेते हैं। कुछ मैं आपको अपने एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप अच्छे से क्लैरिफिकेशन ले सकें। ओके, सो यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स की एक उदाहरण हम अगर ले लें जिसमें दहेज आवृत्ति की विषय वस्तु एक्स है, मतलब इन्होंने एक मुद्दा ले लिया जो कि दहेज है, जिसे एक्स कहा गया, राइट। तो एक्स क्या हो गया, दहेज। तो दहेज क्या है, बेसिकली एक मुद्दा है जिसे एक्स कहा गया, तो ये हो गया एक्स, ठीक। मान लीजिए कि एक व्यक्ति पी की दहेज के प्रति सकारात्मक आवृत्ति है, मतलब जो पी बंदा है उसको दहेज लेना पसंद है, तो ये पी बंदा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर दहेज को मैं लेट्स से कि मैं डी से बोल दूं जो कि बेसिकली एक्स है, तो मैं इसे एक्स लिख देता हूं, ठीक है। और इस तरह से एक त्रिकोण बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ भी बना देता हूं मैं, ठीक है। तो पी और डी के बीच में, मतलब पी और डी के बीच में जो दहेज बंदा ले रहा है या जो एक्स वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, उसका नजरिया क्या है, इसको लेके पॉजिटिव है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अगर पी का जो नजरिया है दहेज को लेके पॉजिटिव है, तो पी डी या पी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो गया। इसी वजह से कह रहे हैं कि पी एक्स क्या होगा, सकारात्मक होगा। फिर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि पी अपने पुत्र का विवाह है दूसरे व्यक्ति ओ की पुत्री से करने की योजना बना रहा है। फिर जो पी बंदा है वो अपने पुत्र की शादी ओ की पुत्री से करना चाहता है। ओके, तो अब यहाँ पर ओ से, बिल्कुल ओ की पुत्री से इसकी शादी होनी है, तो उसको हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं आगे, जो कि यहाँ पर क्या है,
जो दहेज के प्रति एक नकारात्मक आवृत्ति रखता है, मतलब वो जो व्यक्ति है दहेज के प्रति एक नकारात्मक आवृत्ति रखता है, मतलब वो व्यक्ति को दहेज लेना अच्छा नहीं है या दहेज देना अच्छा नहीं है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन हो गया। देखो P का D के साथ में, या P का D मतलब दहेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, बेसिकली P x ही समझना है ऐसे, और O का D के साथ में नेगेटिव, P का D के साथ में पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, देखो OX आपका नेगेटिव हो गया ना यहाँ पर, फिर कह रहे हैं कि PO की आवृत्ति का स्वरूप क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का या क्या होगा, किस प्रकार से परिस्थिति में संतुलन या असंतुलन का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस तरह से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब किस अवस्था में P और O के बीच में संतुलन या असंतुलन स्थापित होगा। तो आपको पता है असंतुलन कब होता है, जब तीनों ही नेगेटिव हो, राइट, या तो क्या हो, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। और संतुलन कब हो, जब तीनों ही पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो चुका है, अगर इसे संतुलन लाना है तो यहाँ नेगेटिव करना होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव हो गया, P और O के बीच में पॉजिटिव हो गया तो ये असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके बीच में नेगेटिव हो जाएगा तब संतुलन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से आगे फिर समझने का प्रयास करना, कह रहे हैं कि यदि O प्रारंभ में P के प्रति सकारात्मक आवृत्ति है, मतलब O और P के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, इनके बीच में पॉजिटिविटी है, प्लस है, तो आप देखो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, 2 प्लस 1 माइनस हो गया। तो 2 प्लस 1 माइनस क्या होते हैं, असंतुलन की अवस्था में होते हैं, बिकॉज यहाँ पर बात जमेगी नहीं। कैसे नहीं जमेगी, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली O को दहेज देना पसंद नहीं है और P को दहेज देना पसंद है, और P और O की बनती है, तो यहाँ पर या तो O को बदलना होगा या तो P को बदलना होगा, किसी एक को बैलेंस करने के लिए अपने विचारों को बदलना होगा। वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है स्टूडेंट। देखो आगे ये बताएंगे इस बात को, कह रहे हैं तो परिस्थिति असंतुलित हो जाएगी, किस अवस्था में, जिस अवस्था में यहाँ बताया जा रहा है। फिर P1 सकारात्मक है, OP सकारात्मक है, राइट, P1 सकारात्मक है, OP आपका सकारात्मक है, ओके। ये देखो P1 सकारात्मक है, OP सकारात्मक है, ये नेगेटिव है, OD आपका नेगेटिव है ना, लेकिन OX नकारात्मक है, अर्थात त्रिकोण में एक नकारात्मक दो सकारात्मक भुजाएं हैं, अतः यह असंतुलन की स्थिति है। अतः तीनों में से किसी एक में बेसिकली आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब तीनों में से किसी एक को आवृत्ति में बदलाव लाना पड़ेगा। तो तीनों में से कौन लाएगा, ये तो एक स्टेटमेंट है, मुद्दा है यहाँ पर दहेज, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली या तो P को बदलना होगा या तो O को बदलना होगा, या तो O को P के साथ जाकर के उसको बोलना होगा चलो थोड़ा दहेज चलता है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तब बैलेंस हो जाएगा, या तो यहाँ ये नेगेटिव ही रहने दे, P बदल दे, मतलब O को इसको लेकर दहेज को लेकर इसको नेगेटिव कर दे तब भी ठीक है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तब भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो वही यहाँ समझा जा रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली कह रहे हैं कि परिवर्तन P एक संबंध में हो सकता है, एक प्रथा के रूप में P दहेज को नापसंद करना प्रारंभ कर देता है, या O एक संबंध में हो सकता है। फिर कह रहे हैं O दहेज एक प्रथा के रूप में पसंद करना प्रारंभ कर देता है, या फिर OP के संबंध में हो सकता है। कहने का मतलब स्टूडेंट जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर इस अवस्था में किसी एक व्यक्ति को या तो P को या तो O को क्या करना होगा, अपना जो अभिवृत्ति है, अपना जो एटीट्यूड है दहेज को लेके वो बदलना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें हमारी आवृत्ति के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है जब भी ऐसे इम्बैलेंस कंडीशन या असंतुलन की अवस्था आती है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं जो कि कलरफुल है और आपको इजीली जल्दी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जल्दी से आप देख लीजिए। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एक बच्चा है जिसे मोटू पतलू का कार्टून बहुत पसंद है। तो मोटू पतलू और इस बच्चे के बीच में मतलब जो कार्टून है बेसिकली उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि प्लस हो गया। लेकिन बच्चा जो है जो पालक का जूस होता है या जो पालक का कोई सब्जी होगी उसको खाना पसंद नहीं है, तो नेगेटिव हो गया। लेकिन मोटू पतलू जो है उनको पालक का जूस या पालक की सब्जी बहुत पसंद है। अब इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में अगर बच्चा बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्बैलेंस कंडीशन हो रही है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, आपको बताया मैंने यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, इम्बैलेंस कब होगा, दो भुजाएं सकारात्मक एक नकारात्मक, यहाँ पर दो सकारात्मक एक नकारात्मक है तो इम्बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर एक के एटीट्यूड को परिवर्तित करना होगा। या तो ये बच्चा अपना एटीट्यूड परिवर्तित ऐसे कर ले, मोटू पतलू का कार्टून देखना बंद कर दे, नेगेटिव कर दे, तब उस अवस्था में ये बैलेंस हो जाएगा, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। या तो बच्चा क्या करे, बच्चा ये करे कि भाई पालक को मतलब पसंद करना शुरू कर दे, यहाँ पॉजिटिव कर दे अपना, बिकॉज मोटू पतलू को पसंद करता है, मोटू पतलू पालक को खाना पसंद करता है, तो यहाँ से वो पॉजिटिव कर दे। तो इस तरह से इस बच्चे के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस बैलेंस की थ्योरी को।
या जो है फ्रिट्स हाइडर के इस सिद्धांत को या फ्रिट्स हाइडर के इस थ्योरी को, जो कि आई होप आप लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहा हूं बिकॉज मैं चाह रहा हूं वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन क्या करें एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर से वीडियो बड़ी हो ही जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स बैलेंस, इसे कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स कहा जाएगा, एक पॉइंट ये, दूसरा आपका इम्बैलेंस इनकंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल स्टेट कहा जाएगा। तो इसे फटाफट बता देता हूं मैं, जब बैलेंस कब होगा, जब तीनों पॉजिटिव होगा। इम्बैलेंस कब होगा, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। देखो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, सीधा इसे ध्यान रखो, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव बैलेंस है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव बैलेंस है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव बैलेंस है। वो कैसे भी हो सकता है, बस अपने दिमाग में 2 ही बातें रखो, तीनों पॉजिटिव है बैलेंस है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव बैलेंस है। इम्बैलेंस कब होगा, तीनों नेगेटिव इम्बैलेंस है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इम्बैलेंस है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और आप सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। जिसने नहीं दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती तो कमेंट करके मुझे आंसर देना, वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंडों में जरूर करना। ठीक है, सो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ ये है स्टूडेंट्स की, एक आपकी यहाँ पर महिला आपको दिखाई दे रही, एक फीमेल है, उनको ये मर्सिडीज की कार बहुत पसंद है, मर्सिडीज की कार उनको बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब एक रिलेशन इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर है। ओके, वेरी गुड। लेकिन महिला जी जो है कॉस्ट को लेकर के, मतलब इसकी जो कॉस्ट है, मर्सिडीज की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कॉस्ट को लेकर इनका नेगेटिव रिलेशन है। ओके, फिर यहाँ पर जितनी ज्यादा कॉस्ट आप जानते हो, ज्यादा कॉस्ट होगी आपको ज्यादा अच्छी गाड़ी मिलेगी, उसका माइलेज अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा कॉस्ट, जब आपकी कॉस्ट अच्छी होगी, ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो गाड़ी भी तो अच्छी मिलेगी आपको, जो हाई क्या कहते हैं लेटेस्ट वर्जन का जो आपको मॉडल मिलेगा। तो इसके बीच एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो आपको मुझे ये बताना है आंसर में कि यहाँ पर बैलेंस आपको दिख रहा है कि इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर अगर इम्बैलेंस है तो मुझे आंसर बताइए, अगर आपका बैलेंस है तभी मुझे आंसर बताइए। और इसको बैलेंस करने के लिए, अगर इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब महिला को क्या करना होगा, गाड़ी परचेज करना है, अपने एटीट्यूड के अंदर कैसा परिवर्तन लाना होगा, कॉस्ट को लेके क्या चेंजेस लाना है, या गाड़ी को लेके क्या चेंजेस लाना है, या मतलब गाड़ी और कॉस्ट के बीच में कुछ चेंजेस लाना है। तो आप मुझे बताएंगे कि किन अवस्थाओं में बेसिकली महिला गाड़ी को परचेज कर सकती है। ओके, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स बहुत बार, जो आपको एड्स देखने को मिलती है उसके अंदर, ताकि उसके बेसिस पे आप अपने एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन वहां से भी लाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे काफी कुछ आप, और आज की क्लास में यहीं तक स्टॉप करता हूं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। सो टिल द टाइम स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।